स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पनवेल 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जहरीले सांप के काटने से महिला की हुई मौत, झाड़ फूंक कराते रहे परिजन। पुलिस थाना रुपजर के अंतर्गत गोदरी टोला का मामला। कार्यालयीन समय में शराब का सेवन करते नजर आया नगर पालिका परिषद बालाघाट का कर्मचारी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने तत्काल पद से किया निलंबित। शिक्षक के स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर 2 गांवों के ग्रामीणों ने स्थानांतरित शिक्षकों का स्थानांतरण रोके जाने की मांग की। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन से लगाई गुहार। तालाब में घुसे मवेशियों को निकालने गए एक व्यक्ति की पानी में डूबने से हुई मौत। लांजी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत दहेगांव करेंजा का मामला। कॉमन सिविल कोड मणिपुर घटना का विरोध सहित अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने निकाली रैली। राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए, जहां सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। तो वहीं एक घायल के परिजनों ने अस्पताल में चिकित्सक न होने और भर्ती होने के बाद भी किसी प्रकार का उपचार न मिलने की बात कहते हुए अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार किए जाने की मांग की। सड़क दुर्घटना का पहला मामला भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बघोली कटिंग टोला का बताया गया है, जहां खेत में रोपा खत्म हो जाने पर मजदूरों के लिए बघोली से मोटरसाइकिल में सवार होकर समोसा लेने भरवेली जा रहे 2 युवकों की मोटरसाइकिल के सामने से आ रहे एक मोटरसाइकिल ने चालक ने ठोस मार दी। सड़क पर गिरने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। घायलों में थाना भरवेली ग्राम बघोली निवासी 23 वर्षीय राहुल पिता अनूपचंद मदनकर, ग्राम सरेका निवासी 22 वर्षीय यशवंत पिता भोजराम जामरे के नाम समावेश है। दूसरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोतीनगर चौक के समीप को बताया जा रहा है, जहां अपनी 3 वर्षीय भतीजी गुनगुन पिता किशोर केकटे को लेकर मोटरसाइकिल में घूमने जा रहे हैं। गायकुरी निवासी 28 वर्षीय गोपाल पिता किशनलाल केकटे अज्ञात मोटरसाइकिल की ठोस से सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल कर दिए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज भरौली में परा लगाने गया था। भरौली में समोसा के लिए भेजा था। परा ख़त्म हो रहा था तो मैं वो उधर से भरौली तरफ से आ रहा था और ये घर तरफ से जा रहा था। तो दुर्घटना हो गई थी। मेरे को मेरा मझला भाई ने बताया कि एक्सीडेंट हो गया था। मेरे को बताने आया, फिर उसके राहुल के दोस्त वगैरह तो उसको उठा के ले गए। तो उसने थाना ले गया, थाना से फिर आए कोतवाली के फिर 100 नंबर गाड़ी बुलाए और 100 नंबर के आगे एडमिट। अभी क्या दोनों घायल है क्या? हाँ, दोनों घायल हैं। इलाज चालू है? हाँ, इलाज चालू है। तालाब के पानी में गए मवेशियों को निकालने तालाब के भीतर गए 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सकुशल बाहर आ गए, लेकिन दूसरे व्यक्ति की तालाब के गहरे पानी में चले जाने से डूबने से मौत हो गई। मामला लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत दहेगांव के ग्राम करेंजा का बताया जा रहा है, जहां गुरुवार की देर शाम तक शव की तलाश करने पर भी शव का पता नहीं चल पाया। जहां रात अधिक होने के चलते शुक्रवार की सुबह से ही तालाब में शव की तलाश करने के लिए रेस्क्यू किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कारंजा स्थित प्राथमिक शाला के पीछे एक तालाब है, जहां ग्राम दहेगांव और साडा के 2 व्यक्ति मवेशी चराने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान दोनों व्यक्तियों के मवेशी तालाब में घुस गए, जिन्हें निकालने के लिए दोनों ही व्यक्ति तालाब में घुसे थे, परंतु साडरा निवासी देवराम कारसर पे तालाब से सकुशल बाहर निकल गया, परंतु दहेगांव निवासी जय कुमार उर्फ बंडिया गणवीर उम्र लगभग 56 वर्ष तालाब में डूब गया। उधर घटना की सूचना मिलते ही ग्राम कोटवार के द्वारा सरपंच प्रतिनिधि अविनाश पालेवार को दी गई, जिन्होंने लांजी थाने में मामले में सूचना दी। वहीं मौके पर ग्राम के सरपंच भी मौजूद रहे। उधर घटना की जानकारी लगते ही पुलिस थाना लांजी से अमला घटनास्थल पर पहुंचा। उन्होंने तालाब के पानी में शव को तलाशने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वे नाकामयाब रहे। गिर जाएगा मस्ती मत
हाँ वो उसी वैसे भैंसी उसी रहे भैंसी उसी रहे यहाँ नहीं रहे सवान में अरे सवान में रहे ना भैंसी यार मैं पहले आया भैंसी सवान में रहे पर वो तो तीनों साथ में जाओ साथ में जाओ इसी नहीं मरण सकते अबे उठी नहीं है भैया भाव सुनना वो देखा तो बहुत खाने लगते हैं। नगर के स्थानीय समता भवन से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने रैली निकालकर मणिपुर घटना, कॉमन सिविल कोड सहित आदिवासियों के साथ हो रहे शोषण, अन्याय और अत्याचार को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और मांगे पर निराकरण नहीं होने पर आगामी 7 अगस्त को भारत बंद आंदोलन की भी चेतावनी दी। ज्ञापन में बताया गया कि आदिवासी महापुरुषों में जल जंगल जमीन के साथ ही अपनी अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। आज़ादी के बाद 1950 में मिले अधिकारों के बावजूद भी विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर तथा वन्य प्राणियों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित किया गया और उनका पुनर्वास करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। इसी बात को लेकर देश भर में लाखों जनजातियों के सामाजिक संगठन में रोष व्याप्त है। उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर किया है। सर यहाँ पे जो मणिपुर में जो वर्तमान में चल रहा है, जो घटना हुई है देश भर में, जो अन्याय अत्याचार आदिवासियों पे चल रहा है, जो मणिपुर में जघन्य अपराध हुआ है महिलाओं के साथ में और वहाँ के जो आदिवासियों के साथ में हो रहा है। और सर इसके साथ ही साथ हम यूसीसी और डिलिस्टिंग और 20 हमारी जो मांगे हैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा और ST/SC OBC के द्वारा जो मांग उठाई गई है, इसलिए हम सर ये जो है धरना ये रैली कर रहे हैं सर। ज्ञापन सौंपने कलेक्टर 4 चरणों में कार्यक्रम है सर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा। सर यदि इतने में भी यदि शासन प्रशासन या सत्ता में जो बैठे लोग हैं ये हमारी मांगों को नहीं सुनते हैं तो हम पुनः जो है 7 अगस्त को हम भारत बंद का आह्वान करते हैं और पुनः हम जो है भारत बंद करने का निर्णय लिए सर। वाराणसी नगर क्षेत्र क्षेत्र में 26 जुलाई की देर शाम से प्रारंभ हुई जबरदस्त बारिश का दौर देर रात तक चलता रहा, जो लोगों के लिए आफत की बारिश बनती दिखाई दी। इस दौरान नगर के वार्ड नंबर 9 निवासी आबिद खान के मकान पर बादलों की गर्जना के साथ तेज चमक होकर बिजली गिर गई, जिससे उनके मकान की बिजली में शॉर्ट सर्किट हो गया। वहीं आसपास के मकानों के भी बल्ब, पंखे सहित अन्य विद्युत सामग्री खराब हो गई। आपको बताया कि 26 जुलाई की सुबह सूर्य देवता की चमक आसमान में बनी पड़ी थी। लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे। सभी शाम होते ही बदली छा गई और बारिश का मौसम बनने लगा, जो देर शाम हुई हल्की बारिश से सने तेज बारिश में बदल गई। इस दौरान बारिश के साथ जबरदस्त बादलों की गर्जना और बिजली की चमक बनी हुई थी। तभी बारिश के कारण आबिद खान और उनका परिवार सहित पड़ोसी परिवार अपने मकानों में बैठे हुए थे। तभी करीब 8:30 बजे तेज गर्जना के साथ चारों तरफ चमक हुई। बिजली उनके मकान के ऊपर बने रेलिंग के पिल्लर पर गिर गई, जिससे जोर की आवाज़ हुई। इस दौरान घरों की बिजली बंद थी, परंतु अचानक बारिश बंद हुई और लाइट आते ही घर में कूलर, बल्ब और पंखे चालू होते ही उड़ गए। वहीं सामने के इलेक्ट्रिक बोर्ड में भी आग लग गई। इसके साथ ही आस पड़ोस के मकानों और घरों के भी बल्ब, पंखे व अन्य चीज़ें खराब हो गई। इसके बाद अगली सुबह श्री खान के परिवार के द्वारा घर के ऊपर जाकर देखा गया तो रेलिंग के जिस पिल्लर पर बिजली गिरी हुई थी वह बुरी तरह नीचे तक टूट गया था। यह अच्छा रहा कि बिजली रोड पर या उनके मकान के सामने नहीं गिरी, वरना किसी को भी यह अपनी चपेट में ले सकती थी। ये 7:45 बजे करीब जब एकदम से तूफान आया ना तो लाइट गई और बिल्कुल ये ऊपर में बिजली जैसी चमकी, बहुत ज़ोर से फटाके जैसी हुआ। फिर उसके बाद लाइट आई। लाइट आने के बाद जैसे ऑटोमेटिक कुछ बल्ब चालू थे, बल्ब जैसे चालू लाइट आई तो कूलर की मोटर तो पहले जल गई। उसके बाद हमारे घर के सामने के 2-3 बोर्ड थे वो पूरे धड़क गए। तो रात भर तो 2 कमरे की लाइट टोटली बंद रही। ऊपर मुंडे का हाल तो देख लिया आपने, पूरा नाश हो गया, वो पूरा फूट गया है, पिल्लर पूरा फूट गया। ये आपके घर में हुआ है कि आजू बाजू में और कहीं कुछ इसका असर दिखा है? नुकसान हुआ है अगल बगल में, किसी के यहाँ के पंखे, किसी के यहाँ के 2-3 CFL, ये 2-4 घरों के गए हैं। देखो नुकसान तो ऐसा है, कूलर हमारे यहाँ कूलर भी गया, 1-2 पंखे गए और 3-4 लाइट चले गए। अब वो उसमें क्या क्या नुकसान, कितने का मुआवजा बनते देखते हैं और कितने का उसका नुकसान हुआ भी है, इसकी वो नॉलेज नहीं है, लेकिन नुकसान तो बहुत हुआ है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से यहाँ पर मोहल्ले में, बस्ती में अगर बिजली गिर रही है तो फिर मैदानी इलाके तो बिल्कुल सेफ नहीं है। फिर
इसलिए तड़ित चालक की व्यवस्था की जाए, और अगर मुआवजा अगर बनता होगा हमारे लिए कुछ, तो हमारे लिए मुआवजे की व्यवस्था की जाए। जहां सर्पदंश के मौत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके बावजूद भी लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़ रहे हैं। ऐसा एक मामला रूपजर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोदरी टोला में सामने आया है, जहां एक महिला को सांप के काटने पर उसके परिजन झाड़ फूक के चक्कर में पड़े रहे, जहां समय पर उचित उपचार न मिलने के चलते महिला की मौत हो गई। बताया गया है कि बुधवार को रात्रि में खाना खाने के बाद डुलीचंद टेकाम का पूरा परिवार जमीन पर सो गया था। इस दौरान रात्रि लगभग 1:30 बजे उसकी पत्नी पार्वती टेकाम को नहाने का सांप ने डस दिया। सांप के डसने पर महिला शोर मचाते हुए नींद से जागी और पूरे परिवार को भी उठाया, जिस पर परिजनों ने गांव के समीप ही झाड़ फूक करने वाले को बुलाकर लाया। वहीं झाड़ फूक करने वालों के कहने पर सांप को मछली पकड़ने वाली जाल में पकड़कर रखा गया था। सांप के डसने से आहत महिला पार्वती टेकाम का झाड़ फूक करने के वाले करीब 8 से 10 लोगों के द्वारा रात्रि 2 बजे से उपचार करना शुरू किया और रात्रि 4 बजे महिला बेहोश पड़ गई। तब जाकर उपचार बंद किया गया, जिससे महिला ने अल सुबह करीब 5 बजे दम तोड़ दिया। उधर मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर परिजनों के बयान दर्ज किए। वहीं पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। बताया गया कि महिला के 3 लड़के और 2 लड़के हैं। गुरुवार सुबह वन रक्षक सचिन उपद्मे को जानकारी मिलने पर पकड़े गए सांप को लेने ग्राम गोदरी टोला गए, जिन्होंने मृतिका के परिजनों सहित आसपास के लोगों को बताया कि यदि किसी को भी सांप डसता है तो उसे तत्काल ही सरकारी अस्पताल लेकर जाए, जिससे आहत को समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बच जाएगी। उन्होंने बताया कि सांप के डसने पर गांव में झाड़ फूक और ओझाओं के चक्कर में न पड़े, यह सब अंधविश्वास है। इससे बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय पर जानकारी देकर अवगत भी कराया जाता है। जिला पंचायत कार्यालय भले ही कलेक्टर साहब के निर्देश के बाद अब पूरी तरह नए भवन में शिफ्ट हो चुका है, किंतु अभी भी यहां पर कर्मचारी अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए पुराने जिला पंचायत भवन में ही आ रहे हैं। जबकि देखा जाए तो अब पूरी तरह से जिला पंचायत भवन नए भवन में शिफ्ट हो चुका है, किंतु इस प्रकार से अधिकारी कर्मचारियों को पुराने जिला पंचायत भवन में आकर अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं, जो कई सवालों को जन्म दे रहा है। जैसे ही कलेक्टर साहब के द्वारा जिला पंचायत भवन को नए जिला पंचायत भवन में शिफ्ट के आदेश निकाले गए थे, उसके बाद 24 जुलाई को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वयं अकेले ही जाकर नए भवन में कार्य करने लगे, किंतु पूरा स्टाफ पुराने ही भवन में कार्य कर रहा था। उस समय यह भी देखने को मिला कि जो अटेंडेंस रजिस्टर को भी नए भवन में ले जा लिया गया था एवं सभी को नए भवन जाकर हस्ताक्षर करना पड़ रहा था, किंतु 2 दिन बीतने के बाद पुनः अटेंडेंस रजिस्टर को पुराने जिला पंचायत भवन में ला लिया गया, वह जहां अब पूरा जिला पंचायत भवन नए भवन में शिफ्ट हो गया। बावजूद इसके कि अभी जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारी पुराने जिला पंचायत भवन में आकर ही अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, यह भी अभी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। हमने कुछ अधिकारी कर्मचारियों से इस संबंध में अनौपचारिक चर्चा करनी चाहिए, परंतु कोई भी अभी चल रहे जिला पंचायत के विवाद को लेकर इस विषय पर कोई कमेंट और कोई बयान नहीं देना चाह रहा है। सभी का कहना है कि अभी जिला पंचायत शिफ्टिंग के विषय में काफ़ी विवाद चल रहा है, इसलिए कोई भी अभी इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहता। वह कह रहे हैं कि जैसे उन्हें बड़े अधिकारियों को दिशा निर्देश उन्हें मिल रहे हैं, उसी के अनुसार यह काम किया जा रहा है। अब यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जब जिला पंचायत के कर्मचारी नए भवन में शिफ्ट नहीं हुए थे तो अटेंडेंस रजिस्टर को अधिकारियों के द्वारा नए भवन में लिया गया था। अब वहां पर सभी के हस्ताक्षर भी लिए गए थे, किंतु जब यहां से जिला पंचायत भवन नए जिला पंचायत भवन में शिफ्ट हो गया तो फिर आखिरकार क्यों अटेंडेंस रजिस्टर को नया जिला पंचायत भवन से लाकर पुराने जिला पंचायत भवन में कर दिया गया? वह अधिकारी नए जिला पंचायत भवन से आकर पुराने जिला पंचायत भवन में साइन कर रहे हैं। कहीं यह जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा लगाई गई न्यायालय में याचिका का परिणाम तो नहीं, या फिर जिस प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा 2 से 4 दिनों का समय लिया गया था उस कारण तो अटेंडेंस रजिस्टर को पुराने भवन में लाकर रखा गया हो। बहरहाल इसके पीछे क्या कारण है यह तो जिला पंचायत के अधिकारी बता सकते हैं, किंतु अभी यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि जैसे जिला पंचायत भवन में अधिकारी कर्मचारी तो नए जिला पंचायत भवन में शिफ्ट हो गए, परंतु जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य अभी नए जिला पंचायत भवन में शिफ्ट नहीं हुए हैं। इस कारण कहीं अटेंडेंस रजिस्टर को पुराने जिला पंचायत भवन में तो नहीं रखा गया। बहरहाल सूत्रों का मानना है कि लगी गई याचिका का असर है कि अटेंडेंस रजिस्टर को पुराने भवन में लाकर रखा गया है। नगरपालिका परिषद बालाघाट के एक कर्मचारी को मुख्य नगरपालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव के द्वारा अपने कार्यालयीन समय पर शराब का सेवन करते हुए पकड़े जाने पर कर्मचारी को तत्काल पद से निलंबित कर दिया गया व निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय नगरपालिका परिषद वाराणसी में रखा गया।
आपको बता दें कि 26 जुलाई को संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन व आवास विभाग जबलपुर बालाघाट के दौरे पर वे आए हुए थे। उनके द्वारा जब बस स्टैंड के सामने शौचालय का निरीक्षण किया गया, तब निरीक्षण के दौरान नगर पालिका के कर्मचारी साधुराम चमकेल शराब का सेवन कर नशे की हालत में मदिरा बोतल के साथ पाए गए, जिन्हें स्वच्छता के अंतर्गत साफ सफाई का प्रभाव देने के साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण के कार्य में शासन के नियमों का पालन न कर गाइडलाइन के विपरीत स्वच्छता की संपूर्ण अवहेलना कर मदिरा पान कर निंदनीय कार्य किया गया, जिसको देखते हुए संयुक्त संचालक के समक्ष मदिरापान करने पाए जाने पर अनुशासनहीनता व अपने कार्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के कारण मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 व सेवा संघ तथा भारतीय अधिनियम 1968 की नियम 3 में उल्लेखित नियम के तहत साधुराम चमकेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका कार्यालय नगर परिषद वाराणसी में रहेगा, जबकि देखा जाए तो नगर पालिका के द्वारा ही पूरे शहर में स्वच्छता की बात कर स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए साफ सफाई की जा रही है, किंतु नगर पालिका के कर्मचारी के द्वारा ही इस प्रकार की शराब पीकर अपने कार्यालय के समय में इस प्रकार का कृत्य किया जाएगा तो वह गलत है, जिस कारण नगर पालिका बालाघाट के मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव के द्वारा 26 जुलाई को उन्हें निलंबित कर दिया है।